Morning everyone. I welcome you all in GSGA with Sanjay Sir's YouTube channel. आइए हम आज बात करते हैं 13 मई के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। चलिए द हिंदू एनालिसिस। तो पहली खबर हमको यहाँ पर नजर आ रही है, इंडिया इज एंगेजिंग विद द चाइनीज ऑन एक्सपोर्ट कर्व। तो इंडिया यहाँ पर जर्मेनियम ट्रेड की बात करें, आपको पता है कि दुनिया का 70% से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ट्रेड की बात कर लीजिए, प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, चाइना करता है। दुनिया का एक इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन है। करंटली डेज में देखा जाए तो ये रियर अर्थ एलिमेंट्स का यूज एविएशन से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर सेमीकंडक्टर सब जगह पर यूज होता है। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज है दैट आफ्टर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगली, इंडिया वोंट बेंड टू पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात 8 बजे आकर पाकिस्तान और टेररिज्म को एक करारा संदेश दिया है कि पाकिस्तान द्वारा जो धमकियां बार बार दी जाती हैं दैट ही हैज द न्यूक्लियर बॉम्ब, तो इंडिया उन सब चीजों से डरने वाला नहीं है। और नेक्स्ट टाइम इफ पाकिस्तान ट्राइज एनी टेररिस्ट एक्टिविटी, तो इंडिया उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेगा और बिफिटिंग रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स बताएं, जिसमें कहा ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, cessation of hostility, only a pause says। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़े समय के लिए यहाँ पर विराम दिया गया है। अगर किसी भी तरह की नेक्स्ट एक्शन पाकिस्तान करता है, उसको उसी की तरह से जवाब दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। डेवलपिंग सारे के सारे इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, आपको पता है। ये जो एक्शन किया गया है, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद में किया गया। उसके बाद में अगर आप बात देखोगे तो 22 अप्रैल एक इंपॉर्टेंट डेट है, दैट आफ्टर 7th ऑफ मई एक इंपॉर्टेंट डेट है जहां पर इंडिया ने 9 टेररिस्ट कैंप्स को यहां पर ध्वस्त किया था। उसके बाद में आप देख रहे होंगे पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्शंस शुरू हो गया। इंडिया ने बार बार कहा कि हमने किसी भी तरीके से सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पे या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में अटैक नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो पाकिस्तान में टेररिज्म को पलने फूलने देने वाली जगह हैं, जहां पर उनको टेररिज्म में एडमिशंस होते हैं, भर्ती रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, उन सारी जगहों पर हम लोगों ने क्या किया है, एक अटैक किया है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया वोंट बैंड टू द पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, तो इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने जीरो टॉलरेंस कहा है भाई। 2016 के बालाकोट स्ट्राइक और सॉरी 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद में ये गारंटी है कि हम यहाँ पर एक बेटर वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह का भी यहाँ पर टेररिस्ट चैलेंज किया जाएगा, टेररिस्ट अटैक किया जाएगा, उसको उसी के तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। यहाँ पर एयर मार्शल AK भारती सर, जिन्होंने कहा है कि इंडिया पाक एग्री टू टेक स्टेप डाउन और रिड्यूस देयर ट्रूप्स इन द बॉर्डर रीजन। उसके अलावा फिर भी कल के क्षेत्र में यहाँ पर सीज फायर के स्थान पर ड्रोन्स को देखा गया है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, और अगर न्यूज की हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट न्यूज है दो चार, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और चाइना के बीच में अभी यहाँ पर टेम्परेरी रोल बैक किए गए हैं। आपको पता है कि पहले चाइना की तरफ से यहाँ पर 100+ टैरिफ लगाए गए थे, जिसमें अगर यहाँ पर बात करोगे तो अभी इसको जो है चाइना 10% टैरिफ कर दिया है और अमेरिका इसको 30% टैरिफ कर दिया है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन कल बहुत एक शॉकिंग न्यूज रही, दैट वाज द शाइनिंग जेवल ऑफ द टेस्ट क्रिकेट, विराट कोहली, जो कि मॉडर्न डे एरा के एक बहुत ही क्लासिकल फॉर्मेट के बैट्समैन हैं। उन्होंने अपने टेस्ट व्हाइट जर्सी से, व्हाइट गेम्स से यहाँ पर रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। फोर्थ हाईएस्ट रनर हैं यहाँ पे अगर बात करोगे, 9230 रन के साथ में। कई सारी मेडन सीरीज भी यहाँ पर जीती और पहले ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीती। ठीक है, 7 डबल सेंचुरीज यहाँ पर की हैं। और अगर बात करोगे यहाँ पे थर्ड मोस्ट कैचेस अभी यहाँ तक यहाँ पे लिए हैं, 121 कैचेस। तो ये सारी चीजें हैं।
उसके अलावा 2016 से लेकर 2021 के बीच पे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। चलिए ये सारी बातों को देखते हैं, हम लोग बात करते हैं विराट कोहली पे। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन जो हम लिंक कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है इंडियन साइंस एंड स्पोर्ट्स पे, उसके बाद लीडरशिप मॉडल एंड ये सारी बातें। तो विराट कोहली है मॉडर्न डे क्रिकेटर जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है टेस्ट क्रिकेट से। तो सिग्निफिकेंट लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेटिंग रिकॉर्ड बैटिंग रिकॉर्ड को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, वनडे एग्जामिनेशंस में, लाइक बैंक में या एसएससी में। तो देख लेते हैं जरा बैटिंग रन्स की यहाँ पर बात करें तो 9,230 रन कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा कितने मैचेस में कंप्लीट किए हैं यहाँ पर, ये मैचेस थे 123 टोटल मैचेस यहाँ पर थे। उसके बाद इंडिया के 4th हाईएस्ट रनर आफ्टर तेंदुलकर एंड द्रविड़ एंड सुनील गावस्कर सर। एवरेज की बात करोगे तो यहाँ पर 46.85, 30 सेंचुरी यहाँ पर लगा चुके हैं, 7 डबल सेंचुरी यहाँ पर लगा चुके हैं, 31 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्या हाफ सेंचुरीज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर ओनली इंडियन है जिन्होंने 7 सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर सरपास कर चुके हैं। किसको सरपास कर चुके हैं? ये सचिन तेंदुलकर जी को। क्लियर है? तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, इसके अलावा अगर आप बात करोगे और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पर रिटायरमेंट लिया है, उनकी भी बात करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अगर कैचेस की बात करोगे 68 कैचेस लिए हैं, विनिंग 40 विनिंग्स रही हैं यहाँ पर 58.82 और ड्रॉज, ये सारी बातें हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग काफी लंबे समय तक, ये 2016 से 2021 तक यहाँ पर रहे हैं। उसके अलावा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को इन्होंने लीड किया है और रिकी पॉन्टिंग के भी रिकॉर्ड को यहाँ पर इक्वेट किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को भी इंडिया के थ्रू से लीड किया है, बट वो अनफॉर्चुनेटली 2021 में हम जीते नहीं थे। डेब्यू किया था एज अ कैप्टन, तो 115 और 141 रन फर्स्ट मैच में इन्होंने एडलेड 2014-15 में यहाँ पर इन्होंने एज अ कैप्टन बनाया था। नोटेबल रिकॉर्ड्स ये कैचेस से रिलेटेड, डबल सेंचुरी से रिलेटेड रन, और अभी रिसेंटली आपको पता है कि सर रोहित शर्मा ने भी यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है रोहित शर्मा ने। क्लियर? इसके अलावा बात करोगे तो मार्टिन गप्टिल भी हैं, ठीक है, मार्टिन गप्टिल और वरुण एरॉन, वरुण एरॉन, ठीक है, और ऋषि धवन, ऋषि धवन, ये प्लेयर्स हैं जिन्होंने भी रिसेंटली यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट क्रिकेट से किया है, रिसेंट जो है अनाउंसमेंट यहाँ पर क्रिकेट से किया है। नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव में ग्लोबली अगर देखोगे तो ऑल टाइम टेस्ट कैप्टन में रिकी पॉन्टिंग, ठीक है, इन सभी को रैंकिंग में यहाँ पर लेके आया। कंसिस्टेंसी की बात करें 2016 2019 के बीच, 2015 से लेके 2019 के बीच में इनका एवरेज जो है 63.65 रह चुका है, ठीक है, विद 30th सेंचुरी एंड 19 इनिंग्स। अब इतनी डिटेल में तो चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन केस अगर इंटरव्यू में आपके फेवरेट प्लेयर हैं तो यहाँ पर डिटेल में फिर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से सारी चीजों को देख सकते हैं। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। लेगेसी इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, रोल मॉडल है, रिकग्निशन है, मल्टीपल आईसीसी अवार्ड इन्होंने जीता है। उसके अलावा जो फिटनेस लेवल को ये लेके आए इंडियन क्रिकेट में, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के साथ में यहाँ पे। तो विच इंडियन क्रिकेटर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट डबल सेंचुरीज? मोस्ट डबल सेंचुरीज में यहाँ पर आ जाएगा भाई विराट कोहली। अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ यहाँ पर कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 7 डबल सेंचुरीज यहाँ पर इन्होंने गेट करी है। कितनी डबल सेंचुरीज यहाँ पर गेट करी है भाई? 7। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हाउ मेनी टेस्ट मैचेस डिड विराट कोहली कैप्टन इन इंडिया? तो 68 मैचेस की यहाँ पर कैप्टनसी की है अंडर द विराट कोहली कैप्टनसी। For how many consecutive years did India hold the ICC number 1 टेस्ट रैंकिंग? 5 consecutive years तक, लगातार 5 सालों तक, which is a huge record. Who are the only 3 Indian batsmen have recorded more test run than the Virat Kohli, which is Sachin Tendulkar, Rahul Dravid and Sunil Gavaskar. उसके अलावा यहाँ पर आपसे टेस्ट रैंकिंग के एवरेज भी, परसेंटेज भी, विनिंग परसेंटेज आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर आप इत्मीनान से देख सकते हैं ये इनके स्कोर्स हैं विराट कोहली के, ठीक है, 116 105 एंड ऑल। तो ये शॉर्ट कमिंग है, इसको आप इत्मीनान से स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट में आपको जो है रिवीजन करने के लिए काम आएगा। 4th हाईएस्ट है, इनके ऊपर अगर बात करोगे सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़
और सुनील गावस्कर सर हैं। इसके अलावा ये सारी की सारी डिटेल आपके सामने है। चलिए, तो ये द हिंदू में भी इम्पोर्टेंट करके आया है और इंडियन एक्सप्रेस में भी इम्पोर्टेंट करके आया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी रोल बैक कर लिया है यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने, चाइना एंड यहाँ पर यूएसए ने। उसके अलावा विक्रम मिश्री सर जो हैं, जो कि हमारे यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, कुछ ट्विटर ट्रोलर्स ने इनको और इनकी फैमिली को अब्यूज किया ओवर द एक्स, जिसको पुराने समय में हम ट्विटर बोलते थे। उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया, उसको भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इंडिया में किस प्रकार से ये ट्रोल टेररिस्ट या ट्रोल आर्मी किस तरीके से बनती चली जा रही है, ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर द फैब्रिक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, मार्केट मार्क्स मैक्सिमम गेन एज बॉर्डर टेंशन ईज यूएसए एंड चाइनाज कट ऑफ। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए 3 से 4% यहाँ पर जंप देखने को मिला है मार्केट में एज अ 4%। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही थी वो डाउन हुई। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यूएस चाइना के जो टैरिफ कट ऑफ हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपको निफ्टी और उसके अलावा यहाँ पर आपको सेंसेक्स में देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए दैट आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाँ ये देखिए मिस वर्ल्ड शुरू हो चुका है। कहां पर मिस वर्ल्ड? यहाँ तेलंगाना में शुरू हो चुका है यहाँ पे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं 72nd मिस वर्ल्ड पीजेंट यहाँ पर शुरू किया गया है। ओपनिंग सेरेमनी इन दी गाची बावली, याद रखिएगा गाची बावली यहाँ पर जो है इंडोर स्टेडियम है। कहां पर है? इन तेलंगाना, इन तेलंगाना। देखिए क्वेश्चन कभी कभी प्लेस के नाम से आ जाएंगे, इवेंट्स के नाम से आ जाएंगे, तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पर देने का मैंने प्रयास किया है। कल्चरल शोकेस यहाँ पर किया गया है तेलंगाना स्टेट के द्वारा, एंथम एंड उसके अलावा ट्राइबल फोक डांसेस जैसे कि पेरिनी नट्यम, पेरिनी नट्यम, ठीक है, कुमू कोया बैंड एंड गोंड ट्राइबल म्यूजिक, उसके अलावा लैम्बडी डांस और उग्गू डालू, उग्गू डालू। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए तो अगली जो बात है यहाँ पे सॉफ्ट पावर शोकेस की गई इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेकर। 110 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसका जो डिग्निटरीज यहाँ पर देखोगे, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर उसको शोकेस किया गया है, कल्चर रिचनेस को, हॉस्पिटैलिटीज को यहाँ पर शो किया गया है, उसके अलावा कल्चरल डिप्लोमेसी को। दैट आफ्टर यहाँ पर बात करी जाए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, क्योंकि तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर है, जूलिया मॉर्ले जो कि चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ द मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जूलिया मॉर्ले, नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आपसे। उसके अलावा मिस वर्ल्ड, ठीक है, क्रिस्टियाना प्लिस्कोवा इस इवेंट में इंपॉर्टेंटली आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और टूरिज्म को इंपैक्ट करते हुए या फिर इकोनॉमिक इंपैक्ट देखते हैं यहाँ पे, तो तेलंगाना टूरिज्म पोर्टल के थ्रू इसके सारे डिजिटल आउटरीच दिए गए हैं, लार्ज स्केल बूस्ट इकोनॉमी को ये करेगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करी जाए देखो अपना देश, इनक्रेडिबल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ में इसको इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के साथ में शुरू किया गया है। ये जो परफॉर्मेंस किया गया था 150 चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस किया गया था ऑफ पेरिनी नट्यम, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज डांस के थ्रू ट्राई कलर इन्वोक किया गया है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पॉजिटिव गेन्स क्या है? ऑब्वियसली बात है, तेलंगाना प्रमोट होगा, बूस्ट होगा, सॉरी टूरिज्म बूस्ट होगा, यंग एंगेजमेंट, कल्चरल को टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। तो 72nd मिस वर्ल्ड पीजेंट जो चल रहा है इंडिया के सिस्टम में चल रहा है यहाँ पे भाई तेलंगाना, कहां पर चल रहा है? तेलंगाना, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए तो विच ट्रेडिशन डांस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है? 250 चिल्ड्रंस ने मिस वर्ल्ड पीजेंट ओपनिंग में डांस किया है। किस तरीके से? लंबाड़ी में डांस किया है, उग्गू ढालू में डांस किया है, कुम्मू कायो में डांस किया है, या गोंड डांस किया है। ये डांस किया है यहाँ पर पेरिनी नट्यम, पेरिनी नट्यम। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए तो 72nd में कितनी कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं? 110 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। रजिस्ट्रेशन अटेंडीज के लिए किसकी तरह से कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? तेलंगाना टूरिज्म के थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं। अगली बात, इंडिया की तरफ से इंडिया में हु वाज द फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट इंटर इन द स्टेडियम, यहाँ पर जो लाउडनेस अप्लॉज किया गया है, इंडिया की मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता, ठीक है।
तो ये एक तरीके से आपको शॉर्ट इवेंट्स के साथ साथ में सारी जानकारी आप इसको, कहाँ पर हुआ है भाई, गाची बावली। गाची बावली याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में। गाची बावली तेलंगाना इंडोर स्टेडियम, 110 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेरिनी नट्यम यहाँ पर आपका जो है कल्चरल परफॉर्मेंस किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इत्मीनान से देख सकते हैं। नंदिनी गुप्ता मैम। तो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, दोनों पेपर लेके आए हैं, दोनों पेपर को कवर करूंगा यहाँ पे। तो चलिए, proud of my son, says father of Manipur BSF constable who died in line of duty। यहाँ पर अभी जितने भी 5-6 लोगों की यहाँ पर आपको जो है कैजुअलिटी देखने को मिली है, डेथ देखने को मिली है इन इंडियन साइड। अगर इंडियन साइड बात करोगे तो आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर कैजुअलिटी देखने को मिली है। चलिए, तो यहाँ पर बीएसएफ की अगर बात कर ली जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात, फिर से ब्लैकआउट हुआ है, इनफोर्स इन अमृतसर होशियारपुर, प्रिकॉशनरी स्टेप किया गया है। अभी देखो, चाहे पाकिस्तान के साथ में ऑब्वियस सी बात है, इतनी लंबी राइवलरी रही है तो इस पर विश्वास किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इनकी आदत है भाई पीछे से आके वॉर करने की, पीछे से आके धोखा देने की। तो इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिल रही हैं इन आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बी स्माइल, ठीक है, बी स्माइल ये शुरू किया गया है, जिसमें बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड, बेंगलुरु स्मार्ट बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसमें 7,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल कमिटमेंट किया गया है कर्नाटका के द्वारा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए, इसमें 7,000 रुपए यहाँ पर बोलोगे, 7,000 करोड़ रुपए अमाउंट डाला गया है किसके ऊपर, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको डेवलप करना है यहाँ पर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कहाँ पर, बेंगलुरु जैसे एरिया में। तो वाइल, अच्छा, इसको डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर अल्टीमेटली आप बात करोगे ओन्ड बाय कंपनी ऑफ स्टेट, मेमोरेंडम ऑफ यहाँ पर एसोसिएशन में बात हुई है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, एंड जो 90% स्टेक होल्ड करेगी कंपनी का, और उसके अलावा बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका 10% यहाँ पर होल्ड करेगी इस कंपनी में। तो ये एक इवेंट आपको देखने को मिल रहा है, और आपको यहाँ पर चार मीनार के पास में फोर्सेस दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि आपको पता है हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है, क्योंकि मिस वर्ल्ड इवेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, हेरिटेज वॉक भी यहाँ पर की गई। नेक्स्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, बिलेटेड एडमिशन सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा फ्रॉम 2021 पॉइंट टू सिग्निफिकेंट असेसमेंट ऑफ द डेथ। तो आपको पता होगा 6 गुना से 7 गुना यहाँ पर डेथ ज्यादा रिपोर्ट करी गई है कोविड-19 के बाद। इससे रिलेटेड एक बहुत डिटेल्ड मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, एक लेक्चर आप पहले देख लीजिएगा, बहुत डिटेल्ड मैंने यहाँ पर इसको कोविड-19 में क्या क्या सारी चीजें हुई थी, इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर बात करोगे सार्स कोविड, ठीक है, सार्स कोविड के टाइम पे, जो कि 4 साल अभी सिंस हो चुके हैं, एक पैंडेमिक यहाँ पर डेवास्टेटिंग लेवल पे देखने को मिला, जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई शॉर्टेज की वजह से इवन द बॉडी फ्लोट इन गंगा, ये सारे इवेंट्स आपको देखने को मिले। रिसेंटली यहाँ पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स की तरफ से आरटीआई दायर किया गया, और जिसमें क्लियर क्लियर यहाँ पर बताया गया कि मिलियंस ऑफ डेथ जो थी यहाँ पर जो है एक तरीके से लेस रिपोर्ट करी गई थी। तो रिपोर्ट अभी जो कोविड-19 की डेथ्स हैं उनको यहाँ पर रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा फिर से रिलीज किया गया, और देयर वर 21.5 लाख एक्सेस डेट इन 20 यहाँ पर 21.5 लाख एक्सेस डेट इन 2021 एज अगेंस्ट दी 3.32 लाख रिपोर्टेड। मतलब अगर 3.32 लाख यहाँ पर रिपोर्ट की गई थी, तो वो एक्सेस जो डेटा आ रहा है वो 21.5 लाख का आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 टाइम्स मोर। ठीक है, यही मैंने आपसे बात करी थी, क्लियर। उसके अलावा अगर बात करोगे यहाँ पर मल्टीपल हो गई, खास करके गुजरात रीजन में, जो कि
44% आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पर 6.5 की बात करी जा रही है ऑलरेडी। मध्य प्रदेश में 19.5, उत्तर प्रदेश में 19.5, उसके अलावा तेलंगाना में 18.5 सजेस्ट किया गया यहाँ पर। दैट रिपोर्ट अंडर रिपोर्ट करी गई थी, कम रिपोर्ट करी गई थी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये मेन मेन बातें हैं यहाँ पर। तो अगली बात, डेटा डिले किया गया है, डेटा डिनाई। ऑब्वियसली बात है, डेटा डिले इज ऑलवेज अ डेटा डिनाई। डेटा को बहुत ज्यादा डिले कर दिया जाता है तो ऑब्वियसली बात है ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, टॉक्सिक ट्रोलिंग। तो रिसेंटली यहाँ पर जो है इंडिया और पाकिस्तान वॉर के बीच में अल्टीमेटली सडनली यहाँ पर क्या हुआ है कि सीज फायर की घोषणा हुई। इसके पीछे रीजन जो बताया जा रहा है वो रीजन सबसे बड़ा यही है कि ऑब्वियस सी बात है ऐसा थ्रेट अमेरिका को मिल रहा था कि पाकिस्तान के जो यहाँ पर हिल्स हैं जहां पर उसने अपने न्यूक्स को स्टोर किया हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को स्टोर किया हुआ, वहां पर इंडिया की मिसाइल जाकर गिर गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान, उसके अलावा इंडिया ने यहाँ पर 7 से 8 यहाँ पर एयर स्ट्राइक, यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स को यहाँ पर जो है ब्लास्ट किया है। बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज हैं, ठीक है, सारे इक्विपमेंट को यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है। उसको लेकर काफी ज्यादा पैनिक में आ चुका था पाकिस्तानी डिफेंस, और उन्होंने अमेरिका को यहाँ पर कहा कि अब उनके पास में लास्ट ऑप्शन है, वो न्यूक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हुआ ये कि वहां के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है, उन्होंने इंडिया के डीजीएमओ को फोन किया और यहाँ पर सीज फायर करने की यहाँ पर घोषणा की गई। क्लियर है। उसके बाद में आपको पता होगा कि शुरू से ही यहाँ पर विक्रम मिस्री साहब, ठीक है, और 2 लेडीज फ्रॉम द, वन इज फ्रॉम आर्मी एंड वन इज फ्रॉम द एयरफोर्स, वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे। तो 10 तारीख को यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स पे एक तरह से ट्रोलिंग चलने लगी इनके पर्सनल अकाउंट पे, जहां पर अब्यूजिव कमेंट किए गए, नॉट विद हिम, इनकी डॉटर को भी नहीं छोड़ा गया और बहुत ज्यादा ही ये सारी बातें करी गई। तो अभी यहाँ पर डिसीजन में करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इसको किस तरीके से किस तरफ लेके जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विच इज लेट द rightly slam the Pakistan unleash a full blown misinformation offensive। तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पाकिस्तान को लताड़ा है। लेकिन यहाँ पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमको अपने ऑफिसर्स, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स और साथ ही साथ में ऑफिसर्स को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दीज सोशल मीडिया वल्चर्स, ठीक है ना। इन गिद्धों से हम लोग को, इनको भी बचाना पड़ेगा, हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा ये किस प्रकार की चीजें करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं सारी बात करूंगा, जैसे डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल जो 2025 में आया है, उसमें की चीजें क्या हैं, और भारतीय न्याय संहिता और नेशनल इंफॉर्मेशन एक्ट, साइबर बुलिंग क्या है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को रिसेंट डेज में मिल रही हैं। तो चलिए देखते हैं जरा। अगर इसमें बात करोगे तो ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस को देखता है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी, सिविल रूल, डेमोक्रेसी एंड मैकेनिज्म ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज की बात कर रहा है। जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, चैलेंजिंग द नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, सोशल मीडिया साइट्स का यूज करना, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस प्रकार से ये बनते चला रहे हैं, और एथिक्स की बात कर रहा है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर दी सिविल सर्विसेज। तो चलिए कंटेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से लिया गया है। एक आर्टिकल डिस्कस कर रहा है यहाँ पर टॉक्सिक ट्रोलिंग को आफ्टर द इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसमें जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री सर, उनकी फैमिली को यहाँ पर टारगेट किया है, थ्रेटनिंग किया है विजिव वर्ड्स के साथ एक्स पे, जो कि फॉर्मली ट्विटर था, और डॉक्सिंग जैसे वर्ड यूज किया। डॉक्सिंग क्या होता है, पब्लिकली रिवील करना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को विदाउट कंसेंट, मतलब बिना किसी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। हो सकता है आपको वो कैब में भी चीजें देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक तो इन पे इनके ट्रोलर्स पे किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और फैमिली को इन्वॉल्व किया गया है। नेचर ऑफ अब्यूज यहाँ पर गद्दार, ट्रेटर, इस तरह के वर्ड्स इनकी बेटी के लिए यूज किया गया, इवन दो इनकी बेटी शायद किसी मीडिया चैनल से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन उन पे भी किया गया। अब देखिए, राइट विंग होना, लेफ्ट विंग होना अलग बात है, लेकिन आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते। अकाउंट की प्राइवेसी के लिए इन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली आज के दिन में अगर देखा जाए, आजकल में अपने अकाउंट को इन्होंने लॉक कर लिया है। बहुत सारे
जो पॉलिटिशियंस थे, सिविल सोसाइटी के पीपल्स थे, ठीक है, वो सब इनके स्ट्रेंथ में आए हैं। डिप्लोमेट कम्युनिटी जिसमें कि फॉर्मल डिप्लोमेट जैसे कि यहाँ बात करें निरूपण मेनन राव, ठीक है, उन्होंने शेमफुल बताया, अनप्रोफेशनल बताया इस तरह के अटैक को, ठीक है। और अलग-अलग जैसे पब्लिक फिगर में अगर बात करोगे तो अभी शशि थरूर सर जो हैं, उन्होंने भी इसको प्रोफेशनलिज्म अ, यहाँ पर से जोड़ के बताया, दिस इज नॉट द प्रोफेशनल थिंग। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है अपने को? ऑनलाइन रिव्यूज देखने को मिल रहा है, डॉक्सिंग देखने को मिल रहा है, लैक ऑफ ऑफिशियल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट की तरफ से अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, लेना चाहिए। तभी एक मिसाइल कायम होगी यहाँ पे कि इस प्रकार से मतलब इनकी आइडेंटिटी तो होती नहीं है, कुछ भी बोल के चले जाना, व्हिच इज नॉट गुड। और यही मैं आपको जो है अभी नेक्स्ट और एक आर्टिकल है, इसी से रिलेट करते हैं एनोनिमिटी ऑफ द सोशल मीडिया राइट नाउ, किस तरीके से एनोनिमिटी चीजें चल रही हैं, इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जो रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कि एक पॉलिटिशियन हैं निशिकांत दुबे सर, उन्होंने एक तरीके से एक क्वेश्चन किया था सिविल प्रॉब्लम्स को लेकर कि इंडिया के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है वो सीजीआई की वजह से चल रहा है, तो उनपे भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी। तो उसको लेकर भी अभी रिसेंटली जो नेक्स्ट 14 तारीख को कल की डेट में नए जो पहले सीजीआई होने वाले हैं, ठीक है, गवई साहब, ठीक है, उन्होंने भी एक कल कमेंट किया था, उस पर भी मैं यहाँ पर आपके लिए आर्टिकल लेके आया हूँ। तो क्या है यहाँ पे डिजिटल, अच्छा लीगल फ्रेमवर्क अगर देखोगे तो क्या है, डिजिटल ड्राफ्ट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, 2025। इसमें क्या है, एक्सप्लेट द इंट्रोड्यूस द पेनल्टीज को इंट्रोड्यूस किया गया, मिसयूज ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी और की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से बिना कंसल्ट के नहीं दे सकते, इसी को यहाँ पर डॉक्सिंग कहा गया है। क्लियर है, ये वर्ड ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, नया क्रिमिनल कोड है, इसमें साइबर बुलिंग के बारे में लिमिटेड प्रोविजन यहाँ पर किए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर बात करोगे तो कंसिडर इनसफिशियंट है करंटली, और यहाँ पर बात करोगे तो जुडिशियल इंटरवेंशन भी आपको यहाँ पर कम देखने को मिला है। अब देखते हैं बाकी बात क्या होती है, जैसे आपका यहाँ पे शैविया शर्मा 2024 का केस था दिल्ली हाईकोर्ट का, जिनमें अफ्रेम दैट अनचेक डॉक्सिंग कैन वॉयलेट अ राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट ऑफ प्राइवेसी को यहाँ पर लेके जाता है, और जो कि आपका किस में बात करता है, आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 की बात करता है, आर्टिकल 21 की बात करता है। चलिए, अब इससे सोशल एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है, मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, ठीक है, टारगेट करना, खास करके देखो इसमें विमेंस को ज्यादा, माइनॉरिटीज को, वनरेबल कम्युनिटीज को यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट होते हैं, उनको कुछ भी बोल दिया जाता है, समझ में आ रहा है, विमेंस हो गए, इनको थ्रेटन किया जाता है, ठीक है, तो ये तो गलत है एक तरीके से, सर्विलांस होना चाहिए, ठीक है, इनको सर्विलांस करना चाहिए, इनको इमीडिएट यहाँ पर कोई एक्शन करना चाहिए, ताकि एक इन पे भी लगाम लगे। देखो हमारा जो देश है वो रूल ऑफ लॉ पे काम करता है, किस पे काम करता है, रूल ऑफ लॉ पे काम करता है, कि कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रिंजेंट एंटी ट्रोल लॉ, स्ट्रिंजेंट लाना चाहिए, स्विफ्ट एक्शन को स्विफ्ट करना चाहिए, टेक कंपनीज मस्ट क्विकली रिमूव हार्मफुल कंटेंट एंड कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज, डिटेल करना चाहिए एब्यूजिवनेस को, डिजिटल लिटरेसी, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस, पहले लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, फ्री यहाँ पर फ्री लीगल यहाँ पर फ्री स्पीच तो हो, बट उसके साथ में ये भी जस्टिफाई करना चाहिए अनएथिकल स्पीच ना हो, ठीक है, तो ये सारी बातें बातें करी गई हैं। तो अगली बात यहाँ पर करें तो ये सारी चीजों को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर समझा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर ट्रोल किया गया है, इस आर्टिकल का यहाँ पर ये प्रारूप है। चलिए क्वेश्चंस में थोड़ी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे डॉक्सिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे फेक न्यूज फैलाना नहीं भाई, हैकिंग करना नहीं, ठीक है, क्रिएटिंग फेक न्यूज प्रोफाइल नहीं, स्पैम सेंडिंग करना नहीं, पब्लिश करना किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को मिलीशियस इंटेंट के साथ में विदाउट एनी कंसेंट, उससे बिना किसी जानकारी के यहाँ पर उसको यहाँ पर भेज देना। फिर कौन सा अपकमिंग लॉ आने वाला है, ठीक है, अभी इसको नोटिफाई कर दिया गया है, अभी इसको जो है रूल आउट नहीं किया गया है, अभी देखते हैं इसके बारे में, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025। उसके अलावा बात करी जाए कौन कौन से ऐसे सर्वे किया गया कि इस आर्टिकल में कौन कौन को ज्यादा लोगों को यहाँ पर जो है ये ट्रोलर्स, जो ऑनलाइन ट्रोलर्स होते हैं जो उनको थ्रेटन करते हैं, खास करके विमेंस को, ठीक है, माइनॉरिटीज को, मार्जिनल कम्युनिटीज को। उसके अलावा बात करी जाए किस केस में इस तरह की बात करी गई है, वो बात करी गई है सैया शर्मा केस 2024 में। उसके अलावा अगर आप बात करोगे
यहाँ पे केशवानंद भारती 13 जजेस की बेंच बैठी थी, इसमें केशवानंद भारती केस में अगर आप बात करोगे तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था, ठीक है। उसके अलावा मेनका गांधी केस, उसके अलावा पुट्टास्वामी, ये जो पुट्टास्वामी केस है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जजमेंट केस कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके थ्रू आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी की यहाँ पर हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट्टास्वामी केस, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। तो केसी हाँ, केस पुट्टास्वामी एंड यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था यहाँ पर किस चीज को? राइट टू फंडामेंटल राइट एज अ राइट टू प्राइवेसी, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है। उसके अलावा केशवानंद भारती, जिसमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली बात करी गई थी किस चीज के बारे में? इसमें बात करी गई थी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है इसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करी जाए तो फंडामेंटल राइट को भी कर सकती है और इवन प्रियम्बल को भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि यहाँ पर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये केशवानंद भारती केस में हुआ था इन 1973, इन 1973। और अभी तक की सबसे ज्यादा जजेस की बेंच भी यहाँ पर बैठी है, 13 जजेस की बेंच अभी तक बैठी है। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट केस आपको देखने को मिलता है। 7-6 मेजोरिटी में यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलती है। जुडिशियल रिव्यू भी यहाँ पर किया था, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। लिमिट, बहुत लिमिटेड प्रोविजंस हैं बीएनएस और आईटी एक्ट के अंदर। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम लोग। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए ये सारी बातें मैंने समझा दी आपको। अगली बात करते हैं जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये ई वेस्ट को लेकर है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। ई वेस्ट को लेकर, इंडियाज राइजिंग ई वेस्ट द नीड ऑफ द रिकास्ट इट्स मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट को सुधारने की बात चल रही है। ई वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जहां पर बात करी जाए रैंकिंग एमंग द टॉप ई वेस्ट जनरेटर की बात करी जाए, चाइना सबसे ऊपर है, उस यूएसए, उसके बाद में फिर यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, और आपको जापान एंड जर्मनी देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया ने कंफ्रंट यहाँ पर किया हुआ है, मैनेज कर रहा है ई वेस्ट को। यहाँ पे ई वेस्ट टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर होता है 151.036 ईयर्स में यहाँ पर ये आया है, क्योंकि अगर बात करो 2017-18 में 7,08,445 मैट्रिक टन, और यहाँ पर 2023-24 में आप देखोगे तो 17,77,400, 17,78,400। तो आपको बहुत ज्यादा 151% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ पर ये पहले हेड रह चुके हैं देवेंद्र कुमार सर, ठीक है, जो कि 2003 में यहाँ पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है। एक्सटेंड, ये सारी बातें हम लोग आज इस पे करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है। इंडिया लूजेस मोर देन 10 बिलियन एनुअली ड्यू टू द वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की वजह से इंडिया 10 मिलियन रुपीस को यहाँ पर हर साल डिस्पोज करता है। अच्छा, इसमें क्या है भाई? वाटर पोल्यूशन को एनुअली यहाँ पर खर्च करता है, लूज करता है। अब यहाँ पर डिस्पोज क्या क्या हो रहा है भाई? साइनाइड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसा सोल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में फ्यूम, ओपन कोल जला दिए जाते हैं, प्लास्टिक को जला दिया जाता है, सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमको कभी कब तक एनुअली हर हर साल ई वेस्ट, इन सब की वजह से हमको 20 बिलियन यूएस डॉलर का आपको अतिरिक्त भार पड़ता है। खासकर इसमें जो है ना, जो इनफॉर्मल इलीगल रिसाइकलिंग करते हैं, तो उसमें ज्यादातर वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, ये अपने मेजोरिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं एनुअली। चलिए डिटेल में बात करते हैं इस एक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये बात किसकी कर रहा है? पहले तो ये वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? वेस्ट मैनेजमेंट। कैसा वेस्ट मैनेजमेंट? ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, एनवायरमेंट इम्पैक्ट की बात कर रहा है। उसके साथ साथ में यहाँ पर बात कर लेते हैं
पेपर 2 की बात करें तो गवर्नेंस एंड पॉलिसी की बात हो रही है। एक्सटेंडेड दी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। ई वेस्ट मैनेजमेंट 2022। रोल ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जब हम यहाँ पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यादव सर, ठीक है, भूपेंद्र यादव सर करंटली यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहाँ पर वैधानिक बॉडी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है किससे? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जुरिडिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इस बार के बजट की अगर बात करें 126 करोड़ रुपए का इसको बजट दिया गया है, ठीक है। तो ये सीवीआरटी है। वाटर क्वालिटी को मैनेज करना, एयर क्वालिटी को मैनेज करना, उसके डेटा को मैनेज करना, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, असिस्ट करना, ठीक है ना, ये सारी चीजें करता है काम ये। चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या भाई, रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है नेशनल ई वेस्ट में 51.30%, जो कि मेट्रिक टन हुआ करता था 7 लाख के आसपास, 2023-24 में 17 लाख के आसपास पहुंच गया है। एनुअल इंक्रीज यहाँ पर इतना हमारा बढ़ रहा है, मतलब पिछले साल से 1,67,283 मेट्रिक टन हर साल एनुअल इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है। दूसरी बात, वाटर पॉल्यूशन किस प्रकार से डिस्पोजल की कर दिया जाता है, साइनाइड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, जो कि 10 बिलियन हमारा जो है एनुअल लॉस कर रहा है, 10 बिलियन हमारा जो है कॉस्ट यहाँ पर बढ़ा रहा है। एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन लीड करता है फ्यूम्स को, प्लास्टिक इनका यहाँ पर, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ में हैजार्डस साइकिल है, 90% जो वर्क फोर्स है उसमें विमेन है, मैंने अभी बात करी थी। टॉक्सिन्स, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसीज जो होती है वो 27 साल तक रह जाती है, मतलब ईवीएस के ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, साफ सफाई करते हैं इसको, इस तरह की इंडस्ट्री में ज्यादातर आपको विमेन्स एंड चिल्ड्रंस देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उनकी जो है घट जाती है। इकोनॉमिक लॉसेस की बात करते हैं हम लोग तो 80,000 करोड़ एनुअल क्रिटिकल मिनरल्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर लॉस कर रहे हैं, ठीक है। 20 मिलियन का यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से। तो पॉलिसी का रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा देना चाहिए। इसका रूल आया था 2022 में, इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, फ्लोरिंग प्राइस करी जाती है। तो फॉर्मल रिसाइकलिंग करंटली यहाँ पर 10% ही है ऑफ 90%, ठीक है, इनफॉर्मल है, मतलब जो कंपनियां हैं, जो फॉर्मल कंपनियां हैं वो सिर्फ 10% रिसाइकलिंग करती है, 90% इनफॉर्मल सेक्टर करता है। और इनफॉर्मल सेक्टर में होता क्या है, उनका कोई वेज, उनकी कोई सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है, उनको किसी प्रकार से कोई भी हैजार्डस हैजार्डस कोई भी स्थिति आ जाए उसके लिए उनके पास में ना किट भी नहीं होती है जिसके थ्रू वो इन सब मेटल्स, इन सब चीजों को वो हैंडल कर सके। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई मास्क नहीं होता है उनके पास में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, समझ में आ रहा है। तो उनके ये जो हैवी मेटल्स होते हैं उनकी बॉडी में भी इनरिच कर जाते हैं धीरे धीरे। तो स्टेबल प्राइसिंग की यहाँ पर बात करी जा रही है, फ्लोर प्राइस फेयर किया जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए, रिसाइकलर्स को कर्व किया जाए, हेडाजर्ड इनफॉर्मल प्रैक्टिस को, जो कि 95% सेक्टर में इनकरेज करना, सेफ टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग को, जैसे कि कॉपर, ठीक है। देखो जो मोबाइल होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ना, उनको, उनमें ना गोल्ड आपको एक बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉपर देखने को मिलेगा। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे लिथियम आयन बैटरी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, उसके वायर के लिए कॉपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो ये इंडस्ट्री, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी तरीके से आगे बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो सारे इनफॉर्मल्स हैं, समझ में आया, फॉर्मल प्लेयर्स इसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये आपको चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या देखने को मिल रहा है, ई वेस्ट में आपको देखो, ई वेस्ट का वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो आपको ये पता लगेगा भाई लोग ज्यादा फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उस, ये तो इंडिकेटर है ग्रोथ का, लेकिन नेगेटिव क्या है, इमेंस कर रहा है प्रेशर ई वेस्ट पे, ठीक है ना, ठीक है। तो इससे पॉजिटिविटी क्या है भाई, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन लैक भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। लेबर परसिस्टेंस, आपको नेगेटिव साइड अगर देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड आपको यहाँ पर जो है देखनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग ई वेस्ट को लेकर। तो
टोटल इंडिया में अगर बात करोगे कितना प्रतिशत पिछले 2017-18 से लेकर 2023-24 में देखोगे तो 151.03% यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में ईपीआर किस लिए स्टैंड करता है? वो स्टैंड करता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को। क्लियर? ई वेस्ट प्रोड्यूसर फॉर्मल सेक्टर में बात करी जाए तो कितना है भाई? 10% है, 10% है। और सेंट्रल यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन? ओवरसीइंग करता है ई वेस्ट मैनेजमेंट को कौन करता है? नीति आयोग करता नहीं। ठीक है, नीति आयोग के बारे में आपको पता है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 2000। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या बोला जाता है इसको? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसकी अगर बात करोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, जो चेयरपर्सन होते हैं वो पीएम होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करोगे जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए ये समझना चीजें, की फिगर्स हैं ये। ठीक है, सुमन के बैरी, सुमन के बैरी। ठीक है, उसके अलावा बात करो तो सीईओ यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सीईओ एस्टैब्लिशमेंट 2015 में, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। पर्पस इसका बेसिकली इकोनॉमिक लेवल पे सरकार का एक ब्रेन है ये। ठीक है, थिंकिंग टैंक कहा जाता है इसको सरकार का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नरेंद्र मोदी सर इसके जो है चेयरपर्सन है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरा जो है यहाँ पर बताइएगा कि इसके सीईओ कौन है। ठीक है, चलिए बता देता हूँ, बीवीआर सुब्रमण्यम है आपके। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम है, और भी बहुत सारे मेंबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की बात करी जाए तो अश्विनी वैष्णव सर है। चलिए, इनफॉर्मल सेक्टर में 20 टैक्स कितना लॉस करा जा रहा है? 20 बिलियन के आसपास यहाँ पर लॉस किया जा रहा है टैक्स। ये एक समरी है। देखो, मैं ज्यादातर चीजों को ना समरी में लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि आपको ना लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हेन वाटर स्टैंडर्ड डजंट होल्ड वाटर, तो वाटर पे लेकर, उसके वेस्टेज पे लेकर, म्यूनिसिपैलिटीज के वर्क पे लेकर बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आप इत्मीनान से पढ़िएगा। इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, जीएसजीए विद संजय सर यूट्यूब चैनल। रिसेंटली यहाँ पर पोप लुइस 14th बने हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा। इंडिया में किस प्रकार से अंडरस्टैंड करना, कैथोलिक स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, और उसमें भी अगर आप बात करोगे तो कैथोलिक, उसके अलावा बैप्टिस्ट, और ये सारे कितने अलग अलग डोमिनेंस है, उसके अलावा यहाँ पर बात करी गई, उन सारी चीजों पर बात करी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जा रही है इंडिया शुगर एक्सपोर्ट टिल मंथ अप्रैल, बात करोगे तो 4.4, यहाँ पर 4.24 लाख टन यहाँ पर एक्सपोर्ट रहा है हमारा। ठीक है, लाख टन हमारा। सबसे ज्यादा मैक्सिमम शिपमेंट कहां पर गया है? सोमालिया में गया है। सोमालिया में गया है। कहां पर गया है? सोमालिया में गया है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये यहाँ पर हम लोग इत्मीनान से देख सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पर बात करी जाए, हाउ शिपिंग इंडस्ट्री टैकलिंग द एमिशन, जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो यहाँ पर किस प्रकार से, क्योंकि 83rd सेशन हुआ है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, मैरीटाइम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी का। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें करी गई हैं। ठीक है, 83rd हुआ है, जिसमें मार्केट बेस्ड मेजर्स ले जाने की बात करी जा रही है। उसके अलावा चैम्बर्स ऑफ शिपिंग की यहाँ पर बात करेंगे, कार्बन एमिशन किस प्रकार से है, क्योंकि आपको पता है चाइना प्रपोज कर रहा है यहाँ पर मार्केट ड्रिवन अप्रोच को। ठीक है, यूरोपियन यूनियन सजेस्ट कर रहा है फिक्स ग्रीन हाउस गैस को फिक्स किया जाए पहले तो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी अपनी यहाँ पर बातें कह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। बाकी कहेंगे आप, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके चलाऊंगा। ठीक है, चलिए, उतना इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उन्हीं पे हम लोग ध्यान देंगे। क्विज रिलेटेड है, टेस्ट रन से रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंटली आपको पता है विराट कोहली ने यहाँ पर क्या लिया है भैया? टेस्ट से संन्यास लिया है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कशन करूंगा, जैसे कि इंडिया इंगेज विद चाइना ऑन जर्मेनियम एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सेज एम्बेसी। एम्बेसी से यहाँ पर आरटीआई से क्वेश्चन पूछा गया, उसमें यहाँ पर एम्बेसी ने आंसर किया कि
रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है जर्मेनियम पे। तो जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर में यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज किया जाता है, केबल बनाने में यूज किया जाता है। जर्मेनियम गैलियम जो है एक्सपोर्ट यूएसए को लार्जली है लास्ट नवंबर में किया था चाइना ने, और फिर उसके बाद यहाँ पर बैन लगा दिया, रोक दिया था। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जर्मेनियम ऑक्साइड इज यूज इन द कोर ऑफ द परफॉर्मर्स लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है जिसके इंटरनेट इंटरनेट जो है ट्रैवल होता है, जिससे इंटरनेट बनता है। क्लियर है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर से हो जाता है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ ग्लास ड्रॉ ऑप्टिकल फाइबर्स, स्पेशलिटी में यहाँ पर ये यूज किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोड्यूसर है। तो देखो, रेयर अर्थ पहले समझ लेते हैं, फिर आगे की बातें हम लोग करेंगे। इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले रेयर अर्थ समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। देखो, क्यों क्यों जरूरी है, देखो अभी ना बहुत सारा ना इंपॉर्टेंट चीज हुई है। देखो, मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही यहाँ पर जब वो आ रहे थे, ठीक है, जो बाइडेन थे, तो जो बाइडेन का चाइना के साथ में कुछ ना कुछ चीजें चल रही थी। ठीक है, उसके अलावा फिर जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो पहले से बोलते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं, वो हम पे ना बहुत सारे टैरिफ लगाते हैं, खासकर चाइना बहुत टैरिफ लगाता है। चाइना एकदम फैक्ट्री बना हुआ है। ठीक है, और वो की है दुनिया का, आपको दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है राइट नाउ चाइना। ठीक है, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ने अपने, इवन तो आईफोन की बात कर ली जाए, एप्पल की बात कर ली जाए, बहुत बड़ी टेक कंपनीज ने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपने सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में जाके रखा हुआ है, बिकॉज वहां पे जो है चीप लेबर है। क्या है भाई? चीप लेबर है। तो चाइना यहाँ पर दुनिया का क्या बना हुआ है एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ में अभी की डेट में ईवीज में सबसे आगे है, बैटरी मैन्युफैक्चर में। ठीक है, उसके अलावा रेयर अर्थ मेटल में भी, एलिमेंट में भी चाइना आगे है। ठीक है, इसकी वजह से आपको पता होगा यूएस और चाइना में यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा ट्रेड गैप आने लगा। उसके बाद चाइना ने यूएस के ऊपर यहाँ पर सैंक्शन लगा दिए कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यहाँ पर नहीं भेजेंगे। याद है क्या? ठीक है, और अमेरिका ने हुआवे पर सैंक्शन लगा दिए, तो ये जो है यहाँ पर क्या करते हैं, स्पाई करते हैं, स्पियोनेज करते हैं। क्लियर है, ये सारी चीजें चल रही थी। अब इस बीच में क्या हुआ, चाइना ने लगभग लगभग पूरे देश, पूरे विश्व में ही यहाँ पर जो है सप्लाई चेन को होल्ड करता है रेयर अर्थ एलिमेंट को। क्योंकि मैं देखो, एक होता है भंडार होना, एक होता है स्टोरेज होना। ठीक है, स्टोरेज होना डिफरेंट चीज है। उस स्टोरेज को प्योरीफाई करके, रिफाइन करके, यूजेबल, ठीक है, यूजेबल प्रोडक्ट में बनाना, ये भी आज की डेट में चाइना बहुत बड़ी मात्रा में कर रहा है। क्लियर, दोनों चीजों में स्टोरेज भी काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने यहाँ पर ग्रीनलैंड पे बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, ग्रीनलैंड के साथ साथ उन्होंने कनाडा पे बात करना शुरू कर दिया कि भैया कनाडा हमारा 51st स्टेट बन जाए। उसके साथ साथ में यहाँ पर यूक्रेन पे बात करना इन्होंने शुरू कर दिया। यूक्रेन को यहाँ पर कहा कि देखो, एक हम डील कर लेते हैं। कैसी डील कर लेते हैं कि अभी तक जो मैंने आपको वॉर लड़ने के लिए जितना भी आपको हेल्प किया है, उसके अगेंस्ट में आप मुझे यहाँ पर जो है क्या प्रोवाइड कराओगे, उसके अगेंस्ट में जो ऑलरेडी यूक्रेन के पास में क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, उन सबको निकालने में 50-50% की यहाँ पर जो है डील हो गई। ठीक है, कि यहाँ पर हम आपको राइट नाउ यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको साइन किया गया था 30 अप्रैल को। ठीक है, और इसको अल्टीमेटली क्या बोला गया है, यूनाइटेड स्टेट यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, इसमें 50% लिथियम, टाइटेनियम, इन सब चीजों पे, क्रिटिकल जो मिनरल है वहां पे, उस पर उसको निकालने में हेल्प करेगा, और अल्टीमेटली 50% उसको एक्वायर ही कर लेगा यूएस से। ठीक है, आने वाले भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो रेयर अर्थ एलिमेंट था उसके खतरे को कम कर लिया है, पहली चीज समझ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर अभी की डेट में देखोगे, तो इंडिया को भी बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, और सारे देशों के साथ में यहाँ पर टाइप करने पड़ेंगे, अगर चाइना पे हमको अपने डिपेंडेंस को कम करना है। ऑलरेडी हमारी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है, एक तो रियर अर्थ एलिमेंट पे है ही। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पे ही है। हमारे इंडिया में ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो असेंबलिंग कर रही हैं। ठीक है, आर-एन-डी नहीं कर रही, क्योंकि आर-एन-डी ही हम यहाँ पे जो है 0.6%, 6.65% यहाँ पर 2% से भी कम यहाँ पर हम जो है खर्च कर रहे हैं, किसमें, आर-एन-डी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा बात करी जाए तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो दवा बनती है, जो उसका बेस मटेरियल होता है, वो भी हमारे यहाँ चाइना से आता है। इंडिया को यहाँ पर बहुत सारे काम करने हैं।
सबसे पहले रेयर अर्थ एलिमेंट देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ में आ गया होगी ऊपर आपको। रेयर अर्थ एलिमेंट 17 होते हैं टोटल, ठीक है। मेटालिक एलिमेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं बहुत ज्यादा। 15 तो लेंथेनाइट, ठीक है, सीरीज से लेकर होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये ट्रियम और स्कैंडियम भी होते हैं। लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे कि लैंथेनम, सीरियम, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। हैवी भी होते हैं और मोस्ट इंडस्ट्रियल यूज भी आपको देखने को मिलेगा। दुनिया में सबसे लार्जेस्ट अगर बात करोगे, 44 मिलियन टन दुनिया का सबसे बड़ा आपको चाइना में देखने को मिलेगा। फिर वियतनाम है, फिर उसके बाद में आपका ब्राजील, रशिया, कजाकिस्तान, ठीक है, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। फिर यूएसए आपको देखेंगे। इंडिया का इसमें नाम बहुत कम है। प्रोडक्शन में भी देखोगे तो चाइना सबसे ऊपर है। मैं आपको पहले बता के आ रहा था इनका यूज कहाँ कहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्मार्टफोन में, कंप्यूटर, एलईडी स्क्रीन, फाइबर ऑप्टिक्स, डिजिटल कैमरा, ठीक है, ये सारे आपके जो है लैंथेनम, उसके बाद नियोडियम और ये ट्रियम और आपका यूरोपियम और टर्बियम, ये सारी यूज होती हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी लाइक ईवी, टरबाइन, कार बैटरीज, कैटलिस्ट, मैग्नेट बनाने में नीडियम, आयरन, बोरॉन, ठीक है, मैग्नेट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर बनाया जाता है मोटर, जनरेटर, स्पीकर्स के लिए। ग्लास, सिरेमिक, डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस एरोस्पेस, ठीक है, गाइडेंस के लिए, ठीक है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, पेट्रोलियम रिफाइन करने के लिए, अदर यूजेस, वाटर प्यूरिफायर एंड अदर जगह पे इसका यूज होता है। चाइना 60% ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल करता है और रिफाइनरीज 40% कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये आपको अर्थ एलिमेंट समझ में आ गए, ठीक है। एलिमेंट समझ में आएंगे तभी आपको मैं वाला टॉपिक पढ़ा पाऊंगा, बता पाऊंगा। तो ये क्वेश्चन समझना जरा। रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा चाइना। रेयर अर्थ एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द परमानेंट मैग्नेट की बात करी जा रही है, तो उसमें क्या है? नियोडीनियम। कौन है भाई? नियोडीनियम। उसके अलावा कजाकिस्तान ने नए जो यहाँ पर अभी की डेट में साइट रिच करी है, जहां पर आपको REE रेयर अर्थ एलिमेंट मिल रहा है, उनमें मिल रहा है सीरियम, लैंथेनम, नियोनिडियम, ठीक है, नियोडीनियम और एट्रियम। क्लियर? वेरी गुड। उसके अलावा कई सारे सेक्टर हैं। ग्लोबल कंज्यूमर रेयर अर्थ एलिमेंट को एज अ कैटलिस्ट देख रहे हैं। कैटलिस्ट करना काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को या तो क्या कर देगा? स्पीड अप कर देगा। रेट ऑफ रिएक्शन को या तो स्पीड अप कर देगा या तो रेट ऑफ रिएक्शंस को स्पीड डाउन कर देगा। क्लियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। उसके अलावा बात करो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर रेयर अर्थ एलिमेंट का देखोगे तो चाइना ही है, ठीक है। तो ये आपके सामने सारे सारे रेयर अर्थ एलिमेंट, उसके यूजेस कहाँ कहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये 2015 है। हर जगह चाइना का नाम देखोगे, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इस प्रकार से आपको डेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्कैंडिनियम, इट्रियम, ठीक है, लेंथेनम, सीरियम, पैरासिडियम, नियोडियम, ठीक है, ये सारे नाम आपको, यूरोपीडियम, ये सारे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? देखो, तो ये है भाई साहब चाइना, ठीक है, राइट नाउ। अब इस क्वेश्चन को हम इत्मीनान से समझते हैं। देखो, इंडिया चाइना में जो बायलैटरल ट्रेड है, डिप्लोमेसी, इस पे क्वेश्चन है ये, जीएस पेपर नंबर 2 में। जीएस पेपर नंबर 3 में बात कर ली जाए तो हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है, रिलायंस ऑन द क्रिटिकल एलिमेंट पे है, ठीक है। साइंस में जीएस पेपर 3 जो कि सेमीकंडक्टर बनाने में, ठीक है। हम पीएलआई स्कीम कितनी भी देते रहे, हम इंडिया जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कितनी भी देते रहे, लेकिन भाई जब रॉ एलिमेंट ही नहीं आएगा तो, ठीक है, अगर रॉ एलिमेंट ही नहीं आएगा तो फिर कैसे बनाओगे? समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? 2000 लेट 24 में चाइना ने इंपोज कर दिया था लाइसेंसिंग ऑन बैन टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मेटल, जर्मेनियम और गैलियम, जिससे क्या हुआ, जो इंडिया की ग्लोबल सप्लाई चेन थी, खासकर इंडिया में, इससे ना काफी इफेक्ट आपको देखने को मिला, खास करके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि जो जर्मेनियम है उसका यूज हम जो है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, टेलीकॉम डेटा ट्रांसफर में करते हैं और आपका फाइबर ऑप्टिक्स में करते हैं। क्लियर है? प्रोडक्शन 60%, कंट्रोल 68% यहाँ पर कर रहा है। राउटर से बता रहा हूँ मैं आपको एकदम, ठीक है, जो प्रतिष्ठित अखबार है दुनिया भर का, ठीक है। वो बात अलग है कि फेक न्यूज चलाई है इसने ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान डिस्कशंस। तो ये सारी चीजें इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, 100% रिलाई कर रहा है भैया, क्योंकि इंडिया बन ही रहा है। मेन सप्लाई नाउ इंक्लूड यूएई,
वाया ट्रेड हाउस, ठीक है, मतलब चाइना से यूएई, यूएई से इंडिया, यहाँ पर जो है मेन सप्लाई को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो डबल कॉस्ट यहाँ पर जो है 15% कॉस्ट हमारी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। भाई 5G के एक एकदम बैक में काम कर रहा है ना। जब हम PLI स्कीम की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत सरकार ने यहाँ पर जो है 1,97,000 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रोक्सीमेटली लगाए थे, और जिसमें कहा था कि भाई 14 सेक्टर को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर हम लोग लेके आ रहे हैं लीडिंग, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स थे, फार्मास्यूटिकल्स था, ठीक है, ऑटोमोबाइल था, ठीक है, और सोलर एनर्जी था। इन सभी के लिए यहाँ पर ज्यादा सरकार ने फोकस किया था। PLI स्कीम 1, 2, 3 इस तरीके से जो है इसको और एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिला है। चैलेंज अभी देखने को मिल रहा है, लो डिस्पर्समेंट है, मतलब 8% ही यहाँ पर अभी जो है डिस्पर्सन अमाउंट का हुआ है। 8% बहुत कम देख रहे हो। और सब्सिडी में डिले होता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो है टारगेट्स जो मैच करने होते हैं वो भी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ी चीज है। दूसरा, 14 सेक्टर से और भी आगे चल के इनको लाना चाहिए। चलिए, गवर्नमेंट रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट किया जा रहा है, एम्बेसी के साथ में बात करी जा रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन के साथ में हमें बात करी गई है, फॉर्मल कम्युनिकेशन चेन बनाया जा रहा है चाइनीज डिपार्टमेंट के साथ में, और कहा जा रहा है कि भैया और भी अल्टरनेटिव सोर्सेज लाइक कनाडा, फिनलैंड, रशिया के साथ में यहाँ पर बात करी जा रही है। R&D पर फोकस किया जाएगा जिंक और प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, ये मैंने बताया। रिकमेंडेशंस क्या की गई हैं भैया? खुद का एक प्लान लाना पड़ेगा, न्यू मिलेनियम इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, ठीक है, एन मिलिती, इन सभी पे एक अलायंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, इंटरनेशनल अलायंस। स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी की। देखो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में, अब जैसे हम LED की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम LED मैन्युफैक्चरिंग घर पे करना चाहते हैं, मतलब हिंदुस्तान में करना चाहते हैं, हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना चाहते हैं, ठीक है, इन सभी के लिए भाई फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत है, उसके बाद सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की जरूरत है, जर्मेनियम, ये सारे रियल एलिमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है? उसके अलावा फिर R&D पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी कंक्लूजन के साथ में सारी बातें, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो विच कंट्री सप्लाइज द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल रिफाइंड जर्मेनियम? रिफाइंड समझ गए ना, ठीक है, चाइना। जर्मेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर कोर परफॉर्मेंस में। दिसंबर में यहाँ पर बैन लगाया था चाइना ने। उसके अलावा अभी जो सप्लाई मोनोपोली हमको मिल रही है वो यूएई में यहाँ पर मिल रही है, इनफ्लैट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लाके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज को बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये सारी सारी बातें हैं डिटेल में आपके सामने, आप इसको इत्मीनान से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा फिर से अनटचेबिलिटी की यहाँ पर बात करी जा रही है कि अनटचेबिलिटी पे यहाँ पर कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोला है। चलिए, फिर यहाँ पर ट्रम्प क्लेम्स यूएस अवर्टेड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, कि भैया न्यूक्लियर बटन बस यहाँ पे दबने वाला था, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट यूज होने वाला था, न्यूक्लियर डिटरेंस टूटने वाला था पाकिस्तान की तरफ से, मैंने यहाँ पर बचा लिया। अब देखो ये बीच में जो है चाचा चौधरी बन रहे हैं अभी की डेट में, ठीक है, बट इंडिया को यहाँ पर स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो है सीधी बात करना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी टॉक्स होंगे, जो कि प्रधानमंत्री कल मोदी जी ने बोल ही दिया है कि बायलैटरल इश्यूज के तहत पर डील किए जाएंगे, ठीक है, बायलैटरल इश्यूज। इसमें कोई यहाँ पर यूएसए की मध्यस्थता नहीं चाहिए हमको, यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता नहीं चाहिए, कोई भी देश यहाँ पर चौधरी बन के आ रहा है जो, वो हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के मध्य ही यहाँ पर जो है बात होगी, और जो बात होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल स्ट्रिक्टली कह दिया है, एक तो टेररिज्म पे बात होगी, दूसरा होगी POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, जो उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, समझ में आया? तो ये बड़ी बात है। चलिए, पाकिस्तान मिलिट्री यूज डॉक्टर्ड, अब बताओ इसमें क्या ही बोला जाए। पाकिस्तान ने यहाँ पर डॉक्टर्ड फुटेज यूज की, डॉक्टर फुटेज मतलब कि अपने हिसाब से बना बनू के, ठीक है। पैडी पल्सेस हैज इंक्रीज्ड, खरीफ सीजन में यहाँ पर पैडी की जो, पैडी मतलब कि जो चावल होता है ना, उसकी फसल यहाँ पर इंक्रीज करने की बात की। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सेड पैडी शोन इज इंक्रीज 3.44 lakh हेक्टेयर कंपेयर विद द लास्ट ईयर।
लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार चावल की बुआई ज्यादा हुई है, ये बात करी जा रही है। ठीक है, तो लास्ट ईयर में अगर बात करी जाए तो 28.54 लाख, इस साल 32.02 लाख हेक्टेयर में ज्यादा बुआई आपको देखने को मिल रही है। तो उसके अलावा अलग अलग वेराइटीज जैसे कि आपका मूंग, उड़द, ये भी आपका जो है अलग कल्टीवेशन किया जा रहा है। बेटर वाटर स्टोरेज पे बात करी जा रही है, पानी को ज्यादा यहाँ पर स्टोर बेटर तरीके से किया जाए। टोटल वाटर स्टोरेज बेटर देन लास्ट ईयर, इज स्टोरेज अवेलेबल 161 रिजर्वायर इज 117% स्टोरेज यहाँ पर जो है आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट था। अगली जो है यहाँ पर एक खबर है, हाँ, यूएसए चाइना के रिलेटेड में यहाँ पर फैक्ट है, उसको मैं इंडियन एक्सप्रेस वाले टॉपिक में पढ़ा दूंगा। बून और बैन, ठीक है, पहले भाई साहब ये आपस में लड़े, दुनिया भर के बाजारों को गिराया, ठीक है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने। अब यहाँ पर जो है इन्होंने सीधे सीधे जो है इंडिया पर दवाइयों पर एक तो क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, क्योंकि इंडिया दुनिया का जेनरिक दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है, और अमेरिका में जो जेनरिक दवाएं हैं वो इंडिया से ही काफी हद तक 60% 40% जो है इंडिया से ही जाती है। समझ में आ रहा है? तो वो काफी बड़ा मार्केट है इंडिया का, फार्मास्यूटिकल मार्केट आपको देखने को मिलता है। उस पे जो है कल डोनाल्ड ट्रंप से यहाँ पर क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप इतने से लेकर इतने रुपए में यहाँ पर जो है बेच पाओगे, जिसकी वजह से कल अदर सेक्टर्स जो हैं, टॉप 30 में से अगर बात करोगे, सेंसेक्स के टॉप 30 है, उसमें से 27 से 28 जो ब्लू चिप कंपनीज थी, उन्होंने तो भैया बहुत ग्रोथ दिखाई, बहुत ताबड़तोड़ ग्रोथ दिखाई इस तरीके से। लेकिन दो तीन सेक्टर जो फार्मास्यूटिकल एरिया के थे वो धड़ाम से नीचे गिरते हुए दिखाई दिए, ठीक है, उस पर बात करूंगा मैं डिटेल में। उसके अलावा चलिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, जो कि मैं बेसिक से बात करूंगा। बैंक मित्रा क्या होते हैं, कब आया, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, सिंस बैंक मित्रा रिन्यूमरेशन जो है यहाँ पर कम हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो आपके मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं बैंक मित्रा के द्वारा, उनका भी प्राइस धीरे धीरे यहाँ पर जो है इंक्रीज हुआ है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, आइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंक मित्रा की, या आपके बिजनेस पॉइंट या बिजनेस करस्पॉन्डेंट की। ये पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू यहाँ पर लाया गया था। तो क्या होते हैं बैंक मित्रा? बिजनेस करस्पॉन्डेंट लोकली इंगेज एजेंट, एजेंट होते हैं बैंकों के लिए, जो बैंक को बेसिक बिजनेस प्रोवाइड कराते हैं अन और अंडर बैंक एरिया, रूरल अर्बन एरिया में, मतलब बहुत जहां पर लोग बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर बैंक है और यहाँ तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इनके बीच में ये बाबू भैया बन के बीच में अल्टीमेटली जो है दोनों के बीच में यहाँ पर जो है सानिध्य प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, मिडिल मैन की तरह होते हैं अल्टीमेटली, इनको बैंकिंग सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है, और इस तरीके से बैंक को कस्टमर मिल जाता है। समझ में आ गया? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान के तहत आरबीआई के द्वारा सन 2010 में, ठीक है, वाइडली इंडिया में। तो इसके लिए क्या करता, बिजनेस करस्पॉन्डेंट रिसोर्स काउंसिल बनाया गया था, एक इंडस्ट्री बॉडी बनाई गई थी पार्लियामेंट्री कमेटी फाइनेंस के थ्रू, जिसके चेयर किया गया था श्री भारत हरि मेहताब के थ्रू, श्री भारत हरि मेहताब 2014 में, ठीक है। काम क्या था इसमें, क्या क्या कॉस्ट आते थे, इनको इंक्लूड करना था, डिवाइस मेंटेन करना था, जो आपके जो है पीओएस होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल के डिवाइस होता है, बायोमेट्रिक डिवाइस होता है, जिसके थ्रू यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट होता है उसको मैनेज किया जाता है, आइरिस आधार में, ठीक है, आइरिस को स्कैन किया जाता है। उसके अलावा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इंटरऑपरेबिलिटी, चार्जेस, ट्रैवल हैविंग द शार्प प्राइस। तो यहाँ पे बात करी जा रही है इन सभी के चार्जेस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। तो देखो जरा, ठीक है, 2014 से अभी में अगर देखोगे तो 19 रुपए पहले पर ट्रांजेक्शन आता था एटीएम ऑपरेबिलिटी में, अभी 30 से 35 रुपए के आसपास होता है एईपीएस, ठीक है। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में यहाँ पर बात करोगे 15 रुपए ट्रांजेक्शन 2014 में आता था, अभी ये डिवाइस जो कॉस्ट है पर ट्रांजेक्शन पे, डिवाइस का कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन पे 25 से 28 रुपए आ रहा है। कैश इन आउट की बात करी जाए तो मोबाइल एटीएम सर्विसेज, ठीक है, कंबाइंड अगर कर लिया जाए, पहले 30 से 35 आता था, अभी 40 से 45 आता है, ठीक है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की यहाँ पर देने की बात करी जा रही है कि इनको इस तरीके से यहाँ पर मंथली जो रेंटल है इसके हिसाब का दिया जाए। कनेक्टिविटी मोबाइल डेटा का यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाए। सोलर चार्जर, बायोमेट्रिक स्कैनर, इस तरीके से इनको ये ओवरहेड मंथली इंक्रीज किया जाए। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इससे क्या होगा, जो एवरेजली ये अल्टीमेटली मंथली कर रहे होते हैं, ठीक है। करंट कमीशन यहाँ पर बात कर रही है 30,000 का, लेकिन जो कॉस्ट अप टू आ रही है वो इस तरीके से आपको बढ़ जा रही है 45,000। तो अभी इनको दे रहे हैं इतना है, लेकिन अल्टीमेटली इसका कॉस्ट इतना आ रहा है, तो 15,000 रुपए लॉस में ये जा रहे हैं, ठीक है। प्रपोजल क्या किए गए हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सर्विसेज के द्वारा, जो कि एनपीसीआई, एनपीसीआई की अगर अपन बात करते हैं तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के थ्रू इसको बनाया गया था, और ये 2008 में आया था। दिल्ली पसबे इसके करंट यहाँ पर क्या है भाई, दिल्ली पसबे इसके करंटली सीईओ है, डेप्यूटी, ठीक है, डेप्यूटी चेयरपर्सन है, ठीक है। चलिए, और इसी के प्रोडक्ट 2012 में आया था आपका रुपे कार्ड, और 2016 में आया था यूपीआई, ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, कहाँ भाग गया भाई। हाँ, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की बात कर ली जाए, जो 15 रुपए था, अभी टैक्स पर ट्रांजेक्शन 25 रुपए पड़ता है। तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर जो है इंटरऑपरेबिलिटी, बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे की गई। सब्सिडीज वाया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाना चाहिए, 2021 में यहाँ पर सेटअप किया गया था आरबीआई के द्वारा, अंडर द सर्व्ड एरिया। क्लियर, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर कही है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वे फॉरवर्ड, तो भैया फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगर गोल निपटाना है तो अल्टीमेटली यहाँ पर 100% को नेटवर्क से, बैंकिंग एक्सेस से, अर्बन एरिया से कनेक्ट करना पड़ेगा। बैंक वायबिलिटी, बैंक को भी यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अगर आपको पता होगा, ठीक है, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होती है, ये जितने भी आपके नेशनलाइज बैंक हो या फॉरेन बैंक हो, उनको यहाँ पर 40% अपने एएनबीसी नेट एडजस्टमेंट बैंक क्रेडिट का आपको किस में देना पड़ता है, पीएसएल में यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। वहीं पर जब हम आरआरबीज की बात करते हैं, रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं, वो 75% ऑफ एएनबीसी नेट एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को यहाँ पर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक। बहुत डिटेल है। इसके अलावा बैंकिंग के सेशंस चल रहे हैं, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं, वहां पर आपको और डिटेल में यहाँ पर चीजें आपको समझाई जाएंगी। गाइड किया है 2% ऑफ वीकर सेक्शंस के लिए। तो देखो, इसमें बहुत सारे ना पीएसएल के अंदर सेक्शंस, जिसको मैं यहाँ पर शॉर्टकट में समझा देता हूँ, आमी खसरो के नाम से, ठीक है। इसको एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, इसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक। एंड फॉर अदर में यहां पर बात करी जाए तो विमेन्स, ठीक है, वीकर सेक्शंस, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, क्लियर, डिसेबल्स, ठीक है। तो ये सारे आते हैं आपके, तो ये इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करी जा रही है टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा डिजी जो डिजिटल प्रोन डिवाइसेस है उनका यूज किया जाए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, पूरा बता दिया है आपको मैंने, इत्मीनान से इसको पढ़ लीजिएगा। बैंक मित्रा को शुरू कब किया गया था, अल्टीमेटली करंट रेट के हिसाब से कमीशन रेट सेट किया गया था 2014 में। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो कि एक प्रोडक्ट है, क्या है भाई, प्रोडक्ट है किसका, एनपीसीआई, ठीक है। फिर यहां पर विच बीसीआरसी आस्क द सब्सिडीज फॉर बैंकिंग करस्पॉन्डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, किसके अंदर बात करी गई है,
पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर यूजिंग पीएसएल एडजस्टेड नेट प्रिंटिंग में इम्बार्क किया है कि 2% यहाँ पर जो है बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रेजोल्यूशन काउंसिल। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हैं। उसके अलावा कीर स्टारमर यूके के प्रेसिडेंट है। आईपीएल फिर से शुरू होने वाला भाई, 17 तारीख से यहाँ पर बात चल रही है, शुरू हो जाएगा। और अब जो 25 को फाइनल होने वाला था वो खिसक के 3 जून को शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो कोहली, इनके लिए, इनसे रिलेटेड मैंने आपको बात पहले ही बता दी थी कि ठीक है, चलो अगले हम इंडियन एक्सप्रेस में देख लेंगे। ठीक है, ये सारे संदेश आए हैं उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चलो भाई। हाँ, ये क्वेश्चन मैं पहले 3 दिन पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 85% जो हिमालय में प्लास्टिक देखने को मिलता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो है डेडिकेट किया है भाई नेशन को अपनी स्पीच, और जो साहस दिखाया है हमारे जवानों ने उसके लिए उनको सैल्यूट भी किया है। इंडिया एंड पाक डीजीएमओज एग्री टू रिड्यूस द ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर, टेरर एंड टॉक, ट्रेड कांट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कांट फ्लो टुगेदर। ठीक है, साफ साफ बोला है भाई। फर्स्ट, अच्छा ये जो है हमारे डीजीएमओ जितने भी हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर कहा कि PL-15 जो चाइना की बहुत अत्याधुनिक मिसाइल बताई जाती है वो इस तरीके से बीच से ब्रोक हो चुकी है। तो अभी भाई पुराने समय में लोग कहावत कहा करते थे चाइनीज चाइनीज सामान। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता नजर आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया नेम चाइना एज सप्लायर ऑफ द मिसाइल्स। अब ये देखो, ये क्वेश्चन में मैं डिस्कशन कर रहा था आपसे, ध्यान होगा आपको। ट्रंप रिड्यूस यूएस ड्रग प्राइस, इंडियाज फार्मा ब्रांड इम्पैक्ट। अपने यहाँ पे इन्होंने प्राइस को कम किया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये है आपको देखने को मिल रही है। क्लियर? ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो था उस पर अब्स्ट्रक्ट किया गया है और कहा है कि भैया जो प्राइस आप OECD को दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लेवल पे एंड डेवलपमेंट पे जो कर रहे हो, वही प्राइस यहाँ पर दोगे। क्लियर? कोहली ने यहाँ पर जो है रिटायरमेंट घोषित करी है। ठीक है, चलिए जरा देख लेते हैं इसमें। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है मोस्ट फेवर्ड नेशंस में, मैंडेट किया है इसको, ड्रग प्राइसिंग को। यूएस पे नो मोर लोअर प्राइस पेड एनी OECD नेशंस। ठीक है, 30 से 80% यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट से प्राइस गिर जाएंगे। इंडिया 20% यूएस को जेनेरिक वैल्यू की प्रोवाइड कराता है और 40% एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर सन फार्मा, अजंता, ठीक है, डेवी लैब्स और ग्लेनमार्क, इन सभी के जो है आपको प्राइस गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब रेगुलेशन मेजर्स लेने की बात करी जा रही है नैप के द्वारा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा, जो कि मेंटेन करेगी, इंश्योर करेगी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में जो लो प्राइस उनको मिल रहा है। आने वाले समय में R&D पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और बायोसिमिलर API इंडिया में ही बनाए जाए, रिड्यूस करना होगा API इंपोर्टर्स डिपेंडेंस को, जो कि 70% किस पे है भाई, चाइना पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम वहां से मंगा रहे हैं, वहां से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यही बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। तो इसको इत्मीनान से आप देख सकते हैं। इसके प्राइस कल बहुत तेजी से गिरे, बाकी सबके तो प्राइस चढ़े थे, बट यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री के प्राइस आपको जो है गिरते हुए नजर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अमरावती स्लम से नागपुर और नागपुर से दिल्ली में आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नए CGI। तो नए CGI सर पे भी बात होगी हमारी। ठीक है, चलिए इन पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कल ही इनका एक आर्टिकल था। ठीक है, वो क्या था, 360 ऑफ जस्टिस बी आर गवई अपॉइंट होने वाले हैं नए यहाँ पर चीफ जस्टिस। तो 52nd नंबर के यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं जो कि कल इफेक्टिवली यहाँ पर अपॉइंट होंगे। सेकंड दलित हैं आफ्टर दी KG बालाकृष्णन 2007 से 2010 के बाद में। ठीक है, बहुत लंबे समय तक, 3 सालों तक रहे थे, ये थोड़े समय के लिए रहेंगे। अगर बात करोगे नवंबर 2025 में ये रिटायर हो जाएंगे, इस 23 नवंबर 2025 में। 16 साल इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में सर्व किया है। शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट CGI हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं BR अम्बेडकर सर की
लेगेसी को, ठीक है। उसके अलावा इनके की जजमेंट आप देख सकते हो, रूल ऑफ लॉ पे है, फंडामेंटल राइट पे है, प्रोसीडिंग सेफगार्डिंग पे है, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन ऑफ, आर्टिकल 370 डिमोनेटाइजेशन उसके बेंच के पार्ट रह चुके हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के भी जो स्ट्रक डाउन किया गया था उसके बेंच के पार्ट रह चुके हैं। सब क्लासिफिकेशन ऑफ दी शेड्यूल कास्ट उसको भी इक्वलाइजेशन पे ये एडवोकेसी कर रहे थे, मतलब सब कैटेगराइजेशन यहाँ पर होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट में। केशवानंद भारती जजमेंट में बहुत एम्फेसिस इनके ऊपर आता है, ठीक है। ये सारी बात उन्होंने कही कि केशवानंद भारती केस में जो जुडिशियल सुप्रीमेसी लाई गई है वो उसके लिए इसलिए नहीं लाई गई है, उसमें जो बात करी गई है वो बात करी गई है यहाँ पे कि चेक एंड बैलेंसेस की, के फुल्ली पार्लियामेंटली अपनी सुप्रीमेसी हासिल करते हुए कोई भी कानून ना ले आए, इसीलिए चेक एंड बैलेंस यहाँ पर बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे हमारे, ठीक है। और कितने फोर साइटेड थे, कितने दूरदर्शी थे। इनका व्यू जो जुडिशरी पे जीरो टॉलरेंस यहाँ पर बात कर रहे हैं भैया, जो ट्रोल यहाँ पर चल रहे हैं, ट्रोल्स करे जा रहे हैं, उन पे मैं जीरो टॉलरेंस रखूंगा, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स रखे इन्होंने, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेनिंग की बात कही है, इन्होंने कहा है कि देखो ऑलरेडी देखो इंडिया में 700 से ज्यादा जजेस हैं, उसमें से एक या दो या तीन जजेस ऐसे हैं जो करप्ट मिलिशियस एक्टिविटीज में पाए जाते हैं, जैसे अभी जस्टिस गुप्ता के यहाँ पे आपको जले हुए नोट देखने को मिले थे दिल्ली के अंदर, उनको फिर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, उसमें केसेस भी हुए हैं, अभी आपको देखने को मिलेगा कि इम्पीचमेंट भी आपको देखने को मिलेगा आने वाले सेशन में, क्योंकि उन्होंने अ, अपने आप को, उनको जब बोला गया रिजाइन कर दीजिए तो उन्होंने अपने स्टेप डाउन करने से मना कर दिया था, ठीक है। इनका व्यू एनजेएसी पे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करी जाए 2014-15 में इसको सरकार लेके आई थी, ठीक है, एनजेएसी को। और इसमें यहाँ पे सरकार ने कहा था कि जो कोलिजियम सिस्टम है, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव बन सकता है। और इसमें जो है जैसे 4 मेंबर इसमें कोलिजियम में होते हैं, जिसमें एक सीजेआई और 3 जो है सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनको शामिल करने के साथ साथ में यहाँ पर जो है, ठीक है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, क्लियर। एक यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे और एक कोई एमिनेंट पर्सनालिटी होगा, कोई ऐसा जिनको लॉ की जानकारी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो लाया जाएगा। तो इसको जो लाया गया था आर्टिकल 124 ए कॉन्स्टिट्यूशन में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के अंदर लाया गया था, जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, इसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि भैया यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्लियर है, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन है यहाँ पर। तो एथिक्स की बात यहाँ पर, सोशल मीडिया के रोल की बात तो यहाँ पर उन्होंने कही कि भैया हम आयरन हैंड का यूज करेंगे, अगर किसी प्रकार से जुडिशियल डिफेमेशन किया गया, ठीक है, तो उसको हम आयरन हैंड से ट्रीट करेंगे। सब व्यक्ति अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसके पहले जो जस्टिस खन्ना थे, संजीव खन्ना सर, उन्होंने अलग तरीके से डील किया था, हम अलग तरीके से डील करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट किस आर्टिकल के थ्रू होते हैं, आर्टिकल 124 क्लॉज 2, कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही ओथ दिलाते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ओथ यही दिलाते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर ली जाए, इनको जो ओथ दिलाने का काम होता है, ठीक है, वो सीजेआई करते हैं, और सीजेआई को ओथ दिलाने का काम कौन करता है, ये करते हैं, ठीक है। बिहार गवई शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और 52nd यहाँ पर जो है आपके नेक्स्ट सीजेआई बनने वाले हैं। केशवानंद भारती केस की बात करी उन्होंने, विल नॉट एक्सेप्ट एनी पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट, इसके बाद में कोई असाइनमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि एनजीएससी की बात करी, उन्होंने कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उसके पहले ही हम लोग जो है सरकार से पूछते हैं, जब हम कोलिजियम से कोई भी अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन अगर कुछ चेंज करके एनजीएससी लाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एनजीएससी को कहा कि भाई सपोर्ट करेंगे विद ट्विक, विद कुछ चेंजेस अगर यहाँ पर करके लाया जाए, ठीक है। तो ये एक डिटेल है आपके सामने, इसको आप पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। मुंबई हाईकोर्ट में यहाँ पर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे 2019 से है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बातें विद डिटेल। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़पेपर चल रहा है। इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, द हिंदू के बारे में। तो यहाँ पर आपको पता है भाई कि दिल्ली असेंबली को कल जो है 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट से जोड़ दिया गया है,
जो दिल्ली असेंबली है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, 500 किलोवाट सोलर प्लांट से जोड़ दिया गया है अंडर प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली ऊर्जा योजना। ठीक है, जिसके अंदर असेंबली को अभी नाउ पुश 200 से 500 की ओर पुश किया गया है। उसके अलावा 15 लाख रुपए के आसपास इसके बचेंगे। एस्टिमेट किया जा रहा है 1.75 करोड़ साल के बच जाएं और पीएम सूर्य घर योजना के तहत इसको जो है इंस्टॉल किया गया है अंडर द स्कीम। अगर स्कीम की बात करी जाए 78,000 एडॉप्टेशन किए गए सोलर इंस्टॉलेशन में, और अगर आप बात करोगे तो इतने मेगावाट इन फ्यूचर यहाँ पर हमको करना है। तो जरा थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको पीएम सौर्य घर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, टारगेट रखा गया है 1 करोड़ हाउसेस को सोलर कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया जाए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी से कवर किया जाए, जहां पर 300 यूनिट के आसपास जो है फ्री बिजली प्रोवाइड कराया जाए। अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपए एनुअली ईयर के जो हो सेव कर पाए वो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होना चाहिए। और जब इसको शुरू किया गया था तो 75,021 करोड़ रुपए के साथ इसको जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें सरकार 60% सब्सिडीज भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड करा रही है। अप टू 2 किलोवाट 40%, मैं लिख देता हूँ उसको। ठीक है, 2 किलोवाट और 40% सब्सिडी। ठीक है, अप टू 2 to 3 किलोवाट के गैप के ऊपर। क्लियर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, भाई ऑब्वियसली बात है, कार्बन एमिशन कम होगा, ज्यादा बिजली कम जलेगी तो उतना कोल कम जलाना पड़ेगा। आज भी इंडिया में 60%, 70% के आसपास इंडिया में जो बिजली बनती है वो आपका कोल पावर प्लांट से बनती है। समझ में आया? कोल पावर प्लांट से। ठीक है, इसीलिए इंडिया यहाँ पर सोलर एनर्जी की बात कर रहा है। तो बहुत सारे टारगेट है हमारे ग्रीन एनर्जी को लेकर। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना क्या क्या टारगेट है हमारे। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगली बात, तो ये सारी बातें करी गई हैं भाई। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, न्यू नॉर्मल, ऑब्वियसली बात है, हमने एक टारगेट सेट कर दिया है ना भाई कि अब इसके बाद किसी भी तरह की एक्टिविटी होगी तो भाई हम यहाँ पर जो है एक्ट ऑफ वॉर उसको समझेंगे। ठीक है, रणथंभौर में यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो रणथंभौर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, राजस्थान में आपका इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर टाइग्रेस ने यहाँ पर देवेंद्र सिंह चौधरी को यहाँ पर जो है किल किया है। तो अभी एक क्वेश्चन यहाँ से आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। टाइगर सेंसस के बारे में बताइए। टाइगर सेंसस करंटली क्या नंबर है टाइगर का? और राजस्थान में ही अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलती है, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। उसके अलावा आपका मुकुंदरा हिल्स, यस, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, और सरिस्का नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आपको जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये ड्रग पे था जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, थ्री थ्रीज क्राउड, जो 3 लड़ाइयां यहाँ पर लड़ी हैं उसके आउटकम क्या रहे हैं और पाकिस्तान किस तरीके से, और बीच में जो बड़े बड़े देश मध्यस्थता कराने के लिए चले आते हैं उनकी यहाँ पर बात करी जा रही है। बिफोर एंड आफ्टर कोहली, कोहली कोड। ठीक है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्पीच थी उसको लेकर यहाँ पर एक आर्टिकल है, जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही आर्टिकल है ऑपरेशन सिंदूर पे। कर्नल सोफिया कुरैशी और यहाँ पर इंडिया में किस प्रकार से कर्नल सोफिया कुरैशी इन आर्मी ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग इन दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, हिंदी में उन्होंने कहा, फिर व्योमिका सिंह मैम ने उसको इंग्लिश में रिपीट किया।
उसके बाद में ये सारा का सारा हमको बताता है जे एंड कश्मीर, और उसके बाद में यहाँ पे उनके इंडिया में यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको बताता है यहाँ पर, ठीक है। प्रेस करता है डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि सूफी और पसमंदा मुसलमान है, और जो यहाँ पे गवर्नमेंट की भारतीयता और राष्ट्रवाद की इमेज को यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। जो नेशन की राष्ट्रवाद की इमेज को दिखाते हैं, ठीक है। शाइनिंग द लाइट ऑन कोर्ट। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि संजीव खन्ना सर और जितने भी सीजीआई और अदर जजेस हैं, उन सभी ने अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनको ट्रांसपेरेंस तरीके से यहाँ पर जो अपनी जो भी उनके पास में एसेट है उनको क्या किया, डिस्क्लोज किया उनकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जुडिशली में करप्शन को उसके बारे में उसको कितना सिंप्लीफाई किया गया है, कौन कौन से एक्ट के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है। जेलेंस्की सेज रेडी टू मीट विद दी पुतिन ऑन इस्तांबुल। तो इस्तांबुल में हो सकता है यहाँ पे ट्रुश या सीज फायर देखने को मिल जाए इन यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है। ये देखिए निफ्टी 50 इससे रिलेटेड, और ये आपको इंडिया चाइना के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। चलिए इंडिया चाइना के बारे में थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या हुआ जो मैंने कहा था आपसे, ठीक है। तो अभी की डेट में जो पहले 90 डेज का हॉल्ट इन्होंने लगा दिया इंडिया चाइना ने, जो पहले 125% का टैरिफ लगा रहा था वो घटाकर 10% कर देगा, ठीक है। और अमेरिका 135% का लगा रहा था उसको 30 कर देगा। समझ में आया? तो टेंशन डाउन हुई, और इससे ना इंडिया को नुकसान है। इंडिया को नुकसान इसलिए है क्योंकि देखो क्या हुआ कि जब यूएसए ने, ठीक है, किस पे, चाइना पे 145% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी यूएसए पर 135% टैरिफ लगा दिया ग्रेजुअली, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि चाइना के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, अब ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट उनको हो नहीं रहा है, जो जहां पे सबसे ज्यादा डिमांड है यूएसए में, समझ में आया। और यूएसए ने ऐसे भी बोल दिया कि किसी और कंट्री के थ्रू भी नहीं करना है, समझ में आया, कि चाइना के प्रोडक्ट जो होंगे वो किसी और कंट्री के थ्रू भी यहाँ पर रूट करके नहीं लाए जा सकते हैं। अब इसमें ये हुआ कि ये मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो इंडिया को एक बेटर एरिया समझ रहे थे, कि इंडिया में यहाँ पर जो है ना वो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो होती वो शिफ्ट हो जाती है इंडिया में। और इंडिया में क्या आता, ऑब्वियस सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग होती तो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डेवलप होता, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती, इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज होता, ऑब्वियस सी बात है इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर होता, अच्छा होता, समझ गए, डॉलर जाता, फॉरेक्स अच्छा होता, बेटर होता। और ये सारी चीजें कहां पर बेच दी जाती है, ऑब्वियस सी बात है यूएस में बेच दी जाती है। ये मोटा माटी चीजें समझ में आती, लेकिन उसके पहले आपने देखा होगा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर जो है वॉर हो गई, क्लियर, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को काफी हद तक ऐसा बोला जा रहा है कि भाई चाइना ने काफी हद तक यहाँ पर किया, स्पॉन्सर किया है। ऑब्वियस सी बात है देखने को मिल ही रहा है आपको कि भाई चाइना ने पूरी तरीके से यहाँ पर जो है क्या किए, ड्रोन्स प्रोवाइड किए, ठीक है, फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए, उसके अलावा जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम सब वो प्रोवाइड किए। और वो तो छोड़िए, काइनेटिक वॉर्स के अलावा नॉन काइनेटिक जैसे कि डेटा प्रोवाइड किया, मैपिंग प्रोवाइड करी, और आपके कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए, ये सारी चीजें पाकिस्तान को प्रोवाइड करी। अब इस बीच में यहाँ पर ये बात आ रही थी कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी, इसका डर था, तो यहाँ पर अमेरिका दादा बन के बीच में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अल्टीमेटली क्या करा दिया है, सीज फायर करा दिया है। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब इसमें चीज क्या देखने को मिल रही है कि अब इन दोनों के बीच में साठगांठ हो गई, क्योंकि यूएसए ज्यादा लंबे समय तक इस ट्रेड वॉर को खींच नहीं सकता था, समझ में आया, ठीक है। अब यूएसए कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ में भी यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे बेटर, इंडिया के साथ में भी बेटर ट्रेड करेंगे। लेकिन देखो इंडिया और पाकिस्तान को ये सेम लेवल पे लेके आ गया, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। भाई ये टेरर स्पॉन्सर्ड करता है देश, हम नहीं करते, क्लियर है। तो ये एक बड़ी चीज आपको देखने को मिल रही है। तो काफी हद तक इंडिया को अब जो है ये जो मैन्युफैक्चरिंग आने वाली थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब इंडिया को थोड़ा और फोकस करना चाहिए अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, क्योंकि देखो दुनिया आज चाइना के पास जाती है, चाइना की बातें मानती है, चाइना के आगे झुकती है, इसीलिए क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया की सेकंड इकोनॉमी है। इंडिया को भी अभी यहाँ पर इकोनॉमिक लेवल पर अपने आप को बेस्ट टू बेस्ट बनाना पड़ेगा, ताकि कल की डेट में हम भी एक प्रभावशाली नेतृत्व के रूप, अभी भी है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे देशों को यूक्रेन के साथ हुआ है, उस तरीके से बहुत सारे देश इंडिया के साथ खड़े नहीं हुए, एक्सेप्ट इसराइल। लेकिन इसराइल उतना बड़ा प्लेयर अभी है नहीं इकोनॉमी के लेवल पे, समझ में आ रहा है। हाँ,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी, खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत बेटर प्लेयर है, बट मैन्युफैक्चरिंग इन सब चीजों में नहीं है। ऑलरेडी वो एक बहुत लंबे कॉन्फ्लिक्ट में जूझ रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट गेन, तो शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट गेन यहाँ पर देखने को मिला इंडिया चाइना वॉर में। इंडिया बेनिफिट होता, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, केमिकल, आईटी एंड ज्वेलरी में। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, यूएस कंपनीज इंडिया में स्टैब्लिश हो रही थी, आ रही थी, ठीक है, ये सारी चीजें। एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, इफ चाइना रिड्यूस यूएस फार्म इंपोर्ट, इंडिया कुड सी मार्जिनल गेन कमोडिटी लाइक सोयाबीन एंड कॉटन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चैलेंजेस और रिस्क क्या है? अब श्रिंक, टैरिफ गैप कम होगा तो रोल बैक हो जाएगा। जो फेवर में इंडिया में कर रहा था अब वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? ऑब्वियसली बात है, जो ऑर्डर होंगे वो चाइना शिफ्ट हो जाएंगे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। ठीक है, रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट टू चाइना, यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। मैन्युफैक्चरिंग वर्नेबिलिटी, 70% फार्मास्यूटिकल चाइना में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। समझ में आया? दवाइयों वाला जो बता के रहा था पहले से। मेकिंग इट वर्नरेबल सप्लाई चेन, तो कहीं ना कहीं हम चाइना से चीजें मंगा रहे हैं। ठीक है, स्टील एंड डंपिंग रिस्क, लोअर टैरिफ ऑन चाइना। चाइना क्या कर रहा है यहाँ पर इंडिया में? अल्टीमेटली अब क्या करेगा? चीजों को डंप करेगा। उसकी मैन्युफैक्चरिंग काफी हाई है, तो स्टील के प्रोडक्ट, ये सारी चीजें इंडिया में अब डंप होंगे, इंडिया में अब आपको देखने को मिलेंगे। जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज जो है अभी, डज डील डीपर द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन द यूएसए एंड चाइना। ऑब्वियसली बात है, हम यूएसए पे भी रिलाई करेंगे और चाइना पे भी रिलाई करेंगे। 90 डेज के लिए हुआ है, अनसर्टेनिटी है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये सारे सारे आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। इसको इत्मीनान से चीजों को पढ़िए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। 90 डेज, 90 डेज के लिए अभी कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ है, और कितना कम किया है सर? 145 से अब जो आप आ गए हो, कितने पे आ गए हो? 30 पे आ गए हो। यूएस से एग्री, ऑब्वियसली बात है 150% कम किया है ना, अल्टीमेटली सीधी सी बात यही है ना। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। हाँ, इंडिया सेक्टर मोस्ट वनरेबल ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन चाइना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, व्हाट पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया इफ यूएसए चाइना ट्रेड लोअर्ड? ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट जो आने वाला था कम आएगा, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो जाएगी चाइना। ठीक है, द स्ट्रैटेजी रिफर्स, कौन सी स्ट्रैटेजी रिफर करनी चाहिए? सभी सभी अगर चाइना चले जाएंगे तो जो वुहान के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे हुआ, तो उसको अपन रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया और चाइना यहाँ पर, इंडिया और वियतनाम यहाँ पर चाइना +1 को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कि चाइना से अलग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ओपन हो सकती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इतना था जो घटा के आपका 30 हो गया, 125 था जो कि 10 हो गया, 90 दिन तक होगा। 70% इंडिया डिपेंडेंट है किस चीज पे? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपके सामने है। गवर्नमेंट टर्मिनेशन यहाँ पर हुआ है भाई, किसका हुआ है ये देखने वाला है। रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जो कि चेयरपर्सन थे किसके? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के, उनको यहाँ पर हटा दिया गया है, और इनको संतोष कुमार सारंगी को एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है, क्लियर? ये कहां पर बात हुई? कमिटी ऑन, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट की बात हुई है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये क्या काम करती है अगर बात करोगे? एससीई, ठीक है, नवरत्न कंपनी है, अंडरटेकिंग है, डिसाइड करती है इंडिया के अंदर खास करके रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये काम कर रही है। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो नए सेक्रेटरी आ चुके हैं। पहले क्या थे? गुप्ता जी थे, ठीक है, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, उनको रिप्लेस किया गया है थ्रू संतोष कुमार सारंगी। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये सारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और यूएस चाइना ये सारी चीजें मैं इधर बता चुका हूं आपको पहले ही। बाकी इधर आप डिटेल में देख सकते हो कि पहले 10% टैरिफ था, फिर उसको बढ़ा के क्या किया गया? 15% किया गया, फिर उसको बढ़ा के यहाँ पर क्या किया गया था? और 15% बढ़ाया गया था। धीरे 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 आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से, ठीक है, ऑन द लिबरेशन डे 34% कर दिया गया था। क्लियर है? फिर धीरे धीरे उसको फिर 50% कर दिया गया रिटेलिएशन में, फिर उसको 104% कर दिया गया रिटेलिएशन में। तो रिटेलिएट होते होते ये जो है बहुत तेजी से 145% और 135% पे आपस में पहुंच चुके थे। क्लियर? चलिए,
व्हाइट लॉस कलर। तो रोहित के बाद में अभी यहाँ पर विराट कोहली ने भी रिजाइन कर दिया है, ठीक है, आईपीएल शेड्यूल हो चुका है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूं मैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके इस एफर्ट्स के साथ में मुझे भी हेल्प मिले और इस तरह के कंटेंट आपके सामने मैं लाता रहा हूं विद डिटेल, जो कि आपको चीजें समझने में हेल्प हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।